सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो चलते हैं हम बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी साइंस की दूसरी क्लास की तरफ। हमारी पहली क्लास आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और आप उसे देखेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जीवों के वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण। अब हम पहले देख लेते हैं जीव। जीव होते क्या हैं? बचपन में हम फर्स्ट क्लास की जब साइंस पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने पढ़ा था सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जीव आपको याद आ रहा होगा, जो जीवित होते हैं वही जीव होते हैं, जिनमें जान होती है, जो बढ़ते हैं यानी ग्रो करते हैं, जो खाते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जो गति करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी गति करते हैं, वही हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वही जीव होते हैं, सजीव होते हैं। और सजीव ही आपके जीव होते हैं। इतना समझ में आया? अब वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण मतलब होता है कि बांटना, उसे कई भागों में डिवाइड कर देना है। हो सकता है वह 2 भाग में डिवाइड हो सकता है वह 3 भाग में डिवाइड हो सकता है वह उससे भी अधिक भाग में डिवाइड हो। वर्गीकरण का मतलब होता है डिवाइड करना, कई भिन्न भिन्न भागों में बांट देना, उसे बांटना। एक हमारी जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, हमने कई थोड़ी सी चीज़ पाई है, सारे फ्रेंड में हमने मिलकर बांट दिए। तो वर्गीकरण मतलब वही होता है। तो हम देखते हैं आगे अपना क्या होता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमारे लिए क्यों पड़ी, वर्गीकरण की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। इतने सारे जीव थे तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक क्लास है और उस क्लास में सभी सीता बैठी हो, अलग अलग नाम ना हो, अलग अलग, या फिर आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले लो, अगर क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ हो, अगर हम उसे गर्ल्स और बॉयज़ के बीच वर्गीकरण यानी विभाजित ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा गर्ल्स कौन है बॉयज़ कौन है, या सबके नाम एक हों, सबको हम सीता के नाम से बुला रहे हों। तो अगर टीचर्स ने बुलाया सीता तो सभी को खड़ा होना पड़ेगा, दिक्कत होगा कि नहीं? तो इसीलिए मम्मी ने या मम्मी के बच्चे को देख लो, मम्मी अपने हर बच्चे के नाम का अलग अलग, हर बच्चे के नाम को अलग अलग रखती हैं। एक ही हर बच्चे को सीता क्यों नहीं कह देती? अगर एक को बुलाएंगे सभी आएंगे, लेकिन मम्मी अपने हर बच्चे के नाम को विभाजित किए हुए हैं, यानी अलग अलग तरीके से बांटे हुए हैं। किसी को सीता, किसी को गीता, किसी को रीना, किसी को कुछ, किसी को कुछ बुलाती हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि वो हमें किस लिए बुला रही हैं। तो वर्गीकरण करने का भी मकसद वैज्ञानिकों का यही था कि हम आसानी से समझ सकें कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 1,70,00,000 जीव जो हैं, और जीव तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने सारे जीवों का पता लगाया जा चुका है, जिनमें से 1.25 जंतु हैं और 50 लाख पादप हैं। तो आप समझ सकते हो कि अभी आप देख रहे हो वर्गीकरण क्या, हमने वर्गीकरण कर दिया जीवों का, जीवों को हमने 2 भाग में वर्गीकरण ऑलमोस्ट कर दिया है, जंतु में और पादप में। जंतु मतलब एनिमल्स में कर दिया और हमने प्लांट्स में कर दिया है, ठीक है। जब इतने सारे जीव थे तो पहले हमारे धीरे धीरे हम काम करेंगे ना, सिलोली सिलोली बट इन द विनर। ये वाला कहावत सुना होगा आप लोगों ने, खरगोश वाला स्टोरी, जिसने सुना होगा खरगोश और केचुए का, तो उसमें था सिलोली सिलोली बट इन द विनर, धीरे धीरे लेकिन हम विजयी बन ही जाएंगे एक दिन। तो ऐसे हुआ, पहले 2 द्विपदिति जगत का वर्गीकरण हुआ, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। तो हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट में कौन था, लिनियस नामक वैज्ञानिक। अच्छा हाँ, जो वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करने को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण से प्राप्त परिणाम से पहले हम जान लेते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सभी जीवों को एक साथ एक नाम से पुकारना या एक साथ एक कैटेगरी में रखना अच्छी बात नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 भाग में अलग अलग कर देते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले 2 भाग किए, एक में प्लांट्स को रख दिया और एक में एनिमल्स को रख दिया, यानी एक में पादप जगत को रख दिया और एक में जंतु जगत को रख दिया। और पादप जगत को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग और एक कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग। क्लोरोफिल और कोशिका भित्ति को अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया, और जंतु जगत को भी उन्होंने डिवाइड किया वंश में और जाति में। क्लोरोफिल क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्लोरोफिल, कैरोलिनियस ने पादपों में प्रजनन में क्लोरोफिल एक कोशिका भित्ति की उत्पत्ति आदि के आधार पर समस्त जीवों और जंतुओं एवं पादप जगत को विभाजित किया। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह
पत्तों को हरे रंग, क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारे पत्ते होते हैं ना वे हरे रंग के होते हैं, इतना समझ लो आप। ठीक है। और कोशिका भित्ति क्या है, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है कोशिका भित्ति, इतना जान लो। अभी लॉन्ग में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप जान लो। ठीक है। तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया, किसने दिया? अभी मैंने आपको वैज्ञानिक के नाम बताए थे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ आ रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। लीनियस ने दिया। ठीक है। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम दिया, जिन्हें जंतु जगत का फादर्स भी कहा जाता है, यानी जंतु जगत के फादर्स ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही वर्गीकरण किया, कि इन्होंने कहा कि पहले हम इन्हें दो भाग, उन्होंने इनको लगा कि जो पादप है, यानी जिनकी जो गति करते हैं, जो सांस लेते हैं, यानी उनकी जो विभिन्नताएं थी ना, उनकी जो विभिन्नताएं, विविधता जो बोलते हैं, विविधता यानी उनकी जो विशेषताएं थी, विशेषताओं को उन्होंने नज़र में रखते हुए क्या किया कि दो भाग में डिवाइड कर दिया। लेकिन उनका ये जो वर्गीकरण का नियम था वो बहुत दिनों तक नहीं चला। कुछ समय पश्चात हैकल नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये टू पार्ट्स में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम इन्हें थ्री किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं, यानी कि तीन जगत वर्गीकरण में देते हैं। और इन्होंने कब दिया? इन्होंने कहा कि प्लांट को हम एक तरफ रखते हैं, यानी इन्होंने कहा कि प्लांटी, पहला वाला भाग जो डिवाइड किया उन्होंने कहा प्लांटी, एनिमीलिया और प्रोटिस्टा। यानी कि जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा को जो आपके लीनियस थे उन्होंने क्या किया था, प्लांट में रख दिया था। लेकिन जब आपके हैकल नामक वैज्ञानिक आए तो इन्होंने कहा नहीं, हम प्रोटिस्टा को अलग रखते हैं, प्रोटिस्टा की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी प्लांट से नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इसे अलग कर देते हैं बिल्कुल। और इनके ये नियम जो थे ये भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चले, और फिर फोर जगत के फोर जगत वर्गीकरण आया, यानी कि फोर किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आए, जो कि 1956 ईस्वी, सॉरी 1956 वर्ष 1956 में कोपलैंड ने सभी जीवों को चार वर्गों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया में विभाजित किया। अब क्या हुआ, आप लोग स्टार्टिंग से देखो, लीनियस ने क्या किया कि दो भाग में कर दिया। उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने उनकी सामान्यता या असामान्यताओं को उन्होंने देखते हुए कहा कि पादप जगत को यानी प्लांट को हम एक में रख देते हैं और जंतु को हम एक में रख देते हैं। लेकिन जब इसी कारण, इनके इसी वर्गीकरण के कारण इन्हें फादर्स ऑफ एनिमल्स भी कहा गया। लेकिन हैकल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि आपने तो प्रोटिस्टा को प्लांट में रख दिया, जबकि प्रोटिस्टा और प्लांट तो मैच नहीं खा रहे, तो क्यों ना हम प्लांट को प्रोटिस्टा से अलग कर देते हैं, यानी हम थ्री जगत में इसको कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोपलैंड। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये तो ठीक नहीं होगा, मोनेरा जगत को हम अलग कर लेते हैं। प्रोटिस्टा तो था ही पहले से, प्लांटी तो था ही पहले से, एनिमिलिया तो था ही पहले से। उन्होंने कहा नहीं, एक और जगत होगा जो मोनेरा जगत होगा। उन्होंने मोनेरा जगत को भी रख लिया। उसके बाद जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे अभी जो हम इस टाइम पे हमारा जो चल रहा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, यानी कि पांचवा जगत का वर्गीकरण चल रहा है, जो वेटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1967 में कोशिकाओं की संरचना की जटिलता को प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक पोषण विधियों के प्रकार एवं स्रोत, परपोषी, स्वपोषी एवं शारीरिक का संगठन तथा जीवों के चक्र के आधार पर दिया। उन्होंने क्या किया, एकदम से पूरा बारीकी से उन्होंने देखा, उसके लक्षण देखे, उनके रहने वातावरण में किस तरह से उनके इन्वायरमेंट है उसको देखा, उनके कोशिकाओं को देखा, यानी बहुत बारीकी से देखने के बाद उन्होंने 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जो कि अभी सक्सेस है और हम अभी उसी को पढ़ रहे हैं। अभी हमारे जो इस टाइम पे चल रहा है वो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ही चल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कई वर्ड ऐसे पढ़े, जैसे हमने पढ़ा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, परपोषी और स्वपोषी क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है कि अच्छी विकसित, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था उसे हमने यूकैरियोटिक कहा, और जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, अभी आरंभ हो रहा था, उसे हमने आरंभी में ही इसको हम क्या बोलेंगे,
यू प्रोकैरियोटिक में अभी पूरी तरह से केंद्रक विकसित नहीं हुआ था और यूकैरियोटिक में पूरी तरह से केंद्रक विकसित हो चुका था, तो हमने इसे यूकैरियोटिक का नाम दिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम यूकैरियोटिक में आते हैं या प्रोकैरियोटिक में आते हैं, हम मनुष्य यूकैरियोटिक में आते हैं या प्रोकैरियोटिक में आते हैं, आप मुझे बताइएगा। और एक वर्ड हमने पढ़ा स्वपोषी और परपोषी, तो हम देख लेते हैं कि परपोषी और स्वपोषी क्या होता है। परपोषी मतलब होता है जीव, वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। जैसे हम खुद को ले लेते हैं, हम तो दोनों हो गए, हम तो ना परपोषी है ना स्वपोषी, हम तो सॉरी हम तो परपोषी में आ गए ना, हम दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। हम दूसरों पे निर्भर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं से तो प्लांट की तरह अपने भोजन तो बना नहीं पा रहे। प्लांट जो होते हैं वे आपके कहाँ आ जाते हैं, वे आपके आ जाते हैं स्वपोषी में, क्योंकि वह स्वयं से अपने भोजन को स्वयं से अपने भोजन को बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कभी प्लांट्स पे निर्भर कर रहे हैं, तो कभी फ्रूट्स पे निर्भर कर रहे हैं, तो कभी किसी अन्य एनिमल्स पे निर्भर कर रहे हैं, यानी कि हम जो है मांसाहारी में आ जाते हैं। मेरे माइंड में मांसाहारी वाला था, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि हम उसमें नहीं आते। तो हम मांसाहारी में भी हो जाते हैं, मांसाहारी भी, हम शाकाहारी भी, यानी दोनों मिलाते हैं तो हम सर्वाहारी बन जाते हैं। और देखा जाए तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से बन, यानी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे पर स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। तो परपोषी और स्वपोषी आपको समझ में आ गया होगा। परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, और स्वपोषी मतलब जो स्वयं पर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना पड़ता। और परपोषी की एक एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया भी होती है। जैसे बैक्टीरिया सड़े गली चीज़ों पर निर्भर करती है ना, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करती है, उन पर वो क्या करती है, उनसे अपने भोजन को ग्रहण करती है। तो वो भी आपकी कहाँ आ जाएगी, परपोषी में आ जाएगी। स्वपोषी में वो नहीं आती, स्वपोषी में हमारे प्लांट्स आते हैं केवल। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। तो अभी आपको ये समझ में आया कि वर्गीकरण क्या होता है। हमने देख लिया कि 4 जगत 5 जगत, अब हम देखते हैं 5 जगत क्लासिफिकेशन में कौन कौन से थे। तो हमने प्लांट्स को, प्लांटी तो हमारे पहले से थे, एनिमिलिया हमारे पहले से थे, प्रोटिस्टा हमारे पहले से थे, मोनेरा हमारे पहले से थे। अब इसमें हमने फंगस को भी ऐड कर दिया। जो 5 जगत क्लासिफिकेशन था, 4 जगत क्लासिफिकेशन का सेम टू सेम स्ट्रक्चर था, बस उसमें हमने एक और ऐड कर दिया, फंगस। अब एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब मैं आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही, मैं केवल आपको वर्गीकरण समझाने का प्रयास कर रही थी, तो इसलिए मैंने इतना आपको पढ़ाया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको मैं नहीं पढ़ा सकती ये चीज़। जब आपको वर्गीकरण का एक चैप्टर अगर आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, अगर होता तो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाती कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन अभी आप मोटा मोटा सा हिसाब है, ये रख लो। इतना आपको समझ में आ गया तो समझो आप एग्ज़ाम में तो 25 से तो 20 ला ही सकते हो, उम्मीद करती हूँ, इतना तो आशा रखती हूँ आप लोगों से। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है आगे, हमारे क्या लिखा हुआ है इसमें। जीवों के वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण, ठीक है। पृथ्वी पर वर्तमान समय में भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनकी कुल जातियों की गणना लगभग 15 लाख से अधिक की जाती है। यहाँ देखिए 15 लाख लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको उससे भी अधिक बताया, क्योंकि जो अभी एनसीईआरटी का बुक आया ना, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। ये 15 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक, आपके सिलेबस से। इन सभी जातियों को प्राकृतिक सामान्यताओं तथा विभिन्नताओं के अनुसार छोटे या बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसे जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। अब आपको समझ में आया, विभाजित करना का जो है, विभाजित करना ही वर्गीकरण है। कब से एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, विभाजित करना ही वर्गीकरण है, विभाजित करना ही वर्गीकरण है। तो आप ये माइंड में रख लो, जहाँ वर्गीकरण की बात आए आप समझ लो यहाँ कुछ तो विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ वर्गीकरण वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। उदाहरण हमारा यहाँ है। उदाहरण के लिए, एक समान रचना और आकार वाले समस्त जीव जो आपस में संकरण द्वारा अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं। संकरण द्वारा आपस में मिलने से, संकरण मतलब आपस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडल के नियम, जो उन्होंने मटर पे संकरण करवाए थे। तो वही आपस में संकरण के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वह सभी एक ही जाति
के होते हैं। एक ही जाति के मतलब अगर आप मनुष्य हो तो आप मनुष्य के ही बच्चे को जन्म दोगे। आप कोई गधा, हम भले ही मम्मी हमें एग्जाम्पल में बोलती थी गधा का बच्चा, अरे नालायक, न जाने क्या क्या बोल देती हैं, गधे के बच्चे वाला एग्जाम्पल बहुत चलता है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य ने हमें जन्म दिया तो मनुष्य के करण से हम जन्म लिए हैं, तो मनुष्य ही हम होंगे। हम जैसे आम के पेड़ से आप इमली नहीं खा सकते, लोग बहुत कहावत ये सब कहते हैं ना, आम के पेड़ पे इमली निकली, ये सब गलत बात है। आम है तो आम ही निकलेगा, इमली नहीं हो सकती हो। तो एग्जाम्पल्स में आप ये रख लो कि अगर दो मनुष्य के बीच अगर संकरण हो रहा है तो मनुष्य की जाति ही जन्म लेगी, कोई अन्य जाति जन्म नहीं लेगी। कुछ प्रकार की जातियों में ये सामान्यताएं भी होती हैं जिनके आधार पर ये जातियां एक साथ मिलकर वंश बनाती हैं। मिलकर वंश बनाती मतलब हमने बताया था ना, जनरेशन आपको याद आ रहा होगा। मतलब कई सारे लोग जब एक साथ मिलते हैं तो एक वंश बनते हैं, और वही सारे एक वंश जब एक साथ इकट्ठा हो जाए ना तो एक कुल बन जाता है। इस प्रकार सामान्यताओं के आधार पर गण को वर्ग में तथा वर्ग को संघ में संगठित किया जाता है। ये गण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, संघ क्या होता है, ये बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ये आप 11th क्लास में 11th नहीं, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा। जिन्हें नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा 9th की बुक्स लेकर एक बार देख लेंगे क्या होगा, तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। फिर ना आपको वर्गीकरण ना यूँ एकदम चुटकियों में बजा के आप किसी को भी बता सकते हो कि हम वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। आपको पता है ये बायोलॉजी का ना सबसे इम्पोर्टेंट वाला लेसन होता है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि किस फाइलम से है, उसके बॉटनिकल नेम्स क्या हैं, वो किस वर्ग से है, उसके वंशज क्या हैं, तो पता नहीं क्या स्पेसीज, ये वो सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रही है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी के लिए आप मोटा मोटा वाला ही हिसाब रखिए, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना लॉन्ग में इतना डिटेल्स में नहीं दिया है, तो मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही। अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सामान्यताओं और विषमताओं के आधार पर समस्त जीवों को छोटे व बड़े में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। सेम चीज़ वही बोली गई है कि जब जीवों के लक्षणों को देखा गया, उनकी कुछ सामान्यताओं को देखा गया, कुछ असामान्यताओं को देखा गया। जब देखा गया कि जैसे मनुष्य को एक भाग में रखा, यानी अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें तो हम इंसानों में मेल और फीमेल को एक कैटेगरी में रखा गया। क्यों रखा गया? हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, बट हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, चलना बोलना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सब सामान्य है, तो हमें एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। हमें तो वैसे एनिमेलिया कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि हमारी तरह जानवर भी मूव करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे जानवरों की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम इंसानों से मिलती जुलती हैं, तो ह्यूमन का कोई अपना अलग से वर्गीकरण नहीं आया, हमें एनिमेलिया जगत में रख दिया गया है, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। शायद मम्मी इसलिए एग्जाम्पल में बोलती है गधी की औलाद है ना, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि हम एनिमेलिया जगत में आते हैं। अच्छा, एक बात है, हम इंसानों की समझ भी बहुत अजीब होती है। हम सच में साइंस के अकॉर्डिंग एनिमेलिया जगत से आते हैं, पर वहीं पर कोई हमें अगर शेर बोल के जाए ना तो हम सीना चौड़ा कर लेते हैं, वो हम तो शेर है शेर। पर वहीं पे कोई कुत्ता बोल दे ना तो फिर हम तो अकड़ जाते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, या कोई जानवर ही बोल दे तो हम अकड़ जाते हैं, हम जानवर दिखते हैं तुमको। लेकिन सच तो यही है कि हम एनिमिलिया जगत में आते हैं, और दूसरी बात है शेर भी जानवर है, तो हम अकड़ क्यों जाते हैं फिर इस बात पे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा ये तो ख़त्म हो गया, हम देखते हैं अब तुलनात्मक आकारिकी एवं शारीरिकी से प्राप्त। अब देखते हैं हमारा तुलनात्मक आकारिकी एवं शारीरिकी से प्राप्त। आकारिकी क्या होता है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति और उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाए, आकारिकी कहलाता है। आकारिकी क्या कहलाता है? एक बार से फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति एवं संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे आकारिकी कहते हैं। और शारीरिकी मतलब जिसमें उसके शरीर की संरचना, सेम चीज़ वही है, उसका उल्टा पढ़ लो आप कि जीव विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर की संरचना एवं उसके आकार एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे शारीरिकी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया?
अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आगे क्या है हमारा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पादप की संरचनाओं में विभिन्नताएं होती हैं। ये तो हम मानते हैं विभिन्नताएं होती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादप और जंतु जगत में ही नहीं, अगर हम दो इंसानों को देख लें तो उनमें भी विभिन्नताएं होती। कोई भी जाति या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनमें विभिन्नताएं ना हो। कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस आपको मिल ही जाएंगे। कुछ में आपको अच्छी वाली क्वालिटी मिलेगी, कुछ में आपको बैड वाली क्वालिटी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिल जाते हैं। तो ये तो हम पादप और जंतु की बात कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग जाति की ही बात कर रहे हैं, तो विभिन्नताएं होती हैं। परंतु कुछ जीव या पौधे ऐसे भी होते हैं जो सामान्य जिनमें सामान्यताएं भी होती हैं। अब देखिए, विभिन्नताएं भी होती हैं, सामान्यताएं भी होती हैं। विभिन्नताएं क्या होती है, सामान्यताएं क्या होती है? जैसे देखिए, प्लांट को अगर हम ले लें, प्लांट भी सांस लेता है, हम मानते हैं ना। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सेम उसका उल्टा प्लांट हमारा करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, यानी हमारी तरह वो भी सांस लेता है। हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो समान सेम चीज़ उसको भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंट इतना है कि हमें दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है अपने भोजन के लिए, उसे खुद पर ही निर्भर होना पड़ता है अपने भोजन के लिए, स्वयं अपने भोजन को बनाना पड़ता है। वो भी ग्रो करता है, हम भी ग्रो करते हैं। वो भी एक दिन बेबी प्लांट होता है, हम एक दिन बेबी होते हैं, बेबी चाइल्ड बोलते हैं जिसको, बच्चे होते हैं। एक दिन वो भी बेबी प्लांट होता है, वो भी ग्रो करके ट्री बन जाता है। हम भी बड़े होकर ग्रो करके अडल्ट बन जाते हैं, मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी हमारे में सामान्यताएं भी हैं और बहुत सारी असमान्यताएं भी है। जैसे हम अपने एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, पर बेचारा प्लांट हमारा, जो पेड़ पौधे हमारे, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने स्थान पर ही होते हैं। मूव तो वो भी करते हैं, गति तो वो भी करते हैं। जब वो हिल रहे हैं तो गति ही तो कर रहे हैं ना। बट हमारी तरह नहीं है ना कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं। वो अपने स्थान पर रहकर मूव करते हैं, पर वो हमारी तरह यहाँ से वहाँ, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जा सकते। वो पॉइंट ए पे ही रह के झूम झाम के रह जाएंगे, बट हमारी तरह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जा सकते। तो कुछ सामान्यताएं भी होती हैं, कुछ असामान्यताएं भी होती हैं। अब हम आगे देखते हैं, तुलनात्मक आकारिकी एवं शारीरिक में अंतर्गत हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आकारिकी हमने आपको समझा दिया क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ, और शारीरिकी भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो सामान्यताओं के दो प्रकार क्रमशः एनालॉजी तथा हेमोलॉजी में विभाजित किया जाता है। अब एनालॉजी क्या होता है? तो एनालॉजी मतलब जीवों के शरीर के वे अंग जो उत्पत्ति और रचना के विभिन्न होते हैं, रचना में विभिन्न होते हैं, जो उत्पत्ति और रचना में विभिन्न होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य दोनों के समान होते हैं। जैसे कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, या किसी भी आप पक्षियों के पंख ले लीजिए, पंख को आप ले लीजिए, किसी भी जानवर के आप पंख को ले लीजिए, या कीटों के पंख को, एग्जाम्पल में चमगादड़ के पंख को लीजिए। पंख का काम क्या है? उड़ना है तो उड़ना है, ठीक है। और उसी तरह से आपके जो हीमोलॉजी होते हैं, हीमोलॉजी क्या करते हैं? उन जीवों के शरीर के वो अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, पर उनके कार्य अलग होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे भी 4 हाथ पैर होते हैं और जानवरों के भी 4 ही होते हैं, हाथ पैर मिला दिया जाए तो। बट वो क्या करते हैं, उनका जो हमारा जो हाथ होता है उसका यूज हम अलग करते हैं। और जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, और गाय के अग्रपाद, यानी जो उनके आगे का हिस्सा होता है, 4 चीज़ तो हमारे पास भी है, पर 4 चीज़ उनके पास भी है। हाथ जो है वो अलग ही कार्य करता है, उनका जो अग्रपाद होता है वो अलग ही कार्य करता है। वो हमारी तरह पकड़ नहीं सकते, उनसे चलने का कार्य करते हैं, और हम अपने आगे वाले भाग से, यानी अपने हाथ से हम पकड़ने का कार्य करते हैं, किसी चीज़ को बनाने का कार्य करते हैं। तो यही डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, ठीक है। विभाजित किया गया है, ये समझ में आ गया आपको क्यों विभाजित किया गया है? तो समरूपता तथा समजाजता, यानी वही चीज़ हो गई। एनालॉजी और हेमोलॉजी, हिंदी बड़ा टफ होता है साइंस का, की अवधारणा वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने प्रस्तुत क्या किया है? एनालॉजी और हेमोलॉजी को वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने प्रस्तुत की थी। समझाता मतलब हीमोलॉजी तथा एनोलॉजी तथा हेमोलॉजी तथा एनोलॉजी सन 1750 में वैज्ञानिक बफन ने संरचनात्मक हेमोलॉजी
स्ट्रक्चर ऑफ हेमोलॉजी की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। वह अंग जिसकी मौलिक संरचना व उनके उद्भव समान होते थे, जिनके अलग अलग कार्य होते थे। मैंने अभी जो समझाया सेम चीज़ वही है, आपको और ज़्यादा बहुत कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं। सेम मैंने जो बताया ना कि अंग तो सेम होते हैं, कार्य अलग होते हैं, और उनके अंग अलग होते हैं पर कार्य सेम होते हैं। तो सेम चीज़ वही हुई है, जिसकी वजह से नहीं पढ़ लेते हैं पूरा। अच्छा, होते हैं जिसकी वजह से वह भिन्न दिखाई पड़ते हैं। समजात अंग यानी कि हीमोलॉजियस ऑर्गन्स कहलाते हैं। समजात अंग यानी हीमोलॉजियस ऑर्गन्स की समानता समजात हीमोलॉजी कहलाता है। जैसे कैशोरुकी जंतुओं के अग्रपाद, कीटों के मुख्य उपमांगों की समजात यानी हीमोलॉजी इन द माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट, तथा पादपों में समजात यानी हीमोलॉजी इन प्लांट्स। इस प्रकार के अंगों को भ्रूणी विकास यानी भ्रूण के समान भागों से ही होता है, परंतु इनके उपयोग कम होते हैं। भ्रूण क्या होता है, मैंने आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमारे जब जन्म से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। तो समस्त चतुष्पादी कैशोरुकी जंतुओं के अग्रपादों को अंतः संरचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके अंतर कंकाल में समान अस्थियां यानी कि हार्मोन्स रेडियस अल्ना कार्पस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स तथा अंगुलियां अस्थियां पाई जाती हैं। इसमें पाई जाने वाली पेशियां भी समान होती हैं तथा इसी प्रकार इसके रुधिर व तंत्रिका तंत्र भी सामान्य होते हैं। चित्र नंबर 1.1 में विभिन्न कैशोरुकियों के अग्रपाद के कंकाल को हीमोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप चित्र नंबर में देख सकते हैं। ये रहा आपका चित्र। इस मौलिक समानता के कारण समस्त चतुष्पादी कैशोरुकी के अग्रपादों में भ्रूणी विकास समान रूप से तथा भ्रूण के समान भागों में होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर हम भ्रूणावस्था में है तो अगर भ्रूण अवस्था के किसी भी पार्ट्स, कोई भी हो, एनिमल्स हो या इंसान हो या पशु पक्षी हो, मतलब भ्रूण अवस्था में सब समान दिखते हैं। कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये बेबी किसका है। वो तो जब हम जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते जाते हैं बेबी, जैसे जैसे उनकी डिलीवरी टाइम आती जाती है, फिर उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस आते हैं। स्टार्टिंग में भ्रूण अवस्था में सब समान होते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं होती है। तो वही बताया गया इसमें। हेमोलॉजी के उदाहरण में हम देख लेते हैं। अब क्या है हीमोलॉजी के उदाहरण। कीटों नंबर 1 है कीटों की मुख्य उपांगों में समजातता। विभिन्न प्रकार के कीटों में उनके भोजन ग्रहण करने के अनुरूप मुख्य उपांगों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे मच्छरों में चूसने वाले मुख्य उपांग होते हैं, जिससे वह रक्त व फलों के रस चूसते हैं, जबकि तितलियों में यह मुख्य उपांग साइफन के रूप में फूलों का रस चूसने हेतु रूपांतरित होती हैं। इस समस्त जीवों के मुख्य उपांग मुख्य संरचना में एक समान होते हैं, परंतु देखने में एक दूसरे से अत्यंत विभिन्न होते हैं या अत्यंत भिन्न होते हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है हमारा पादपों में समजातता। विभिन्न प्रकार के पादपों में भी समजातता देखी जा सकती है। विभिन्न प्रकार के पौधों में पत्तियां एवं प्रतानों में परिवर्तन होता है। जब जड़ पराया पौधों को जमीन पर जमाए रखती हैं, परंतु कुछ जड़ कुछ वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करने हेतु विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होती हैं, लेकिन इसका विकास समान विभाग से होता है।
एक बार फिर से देख लेते हैं हम, क्या है नंबर 2 वाला। विभिन्न प्रकार के पादपों में भी समजातता देखी जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पादपों में पत्तियां कांटों एवं परतानों में परिवर्तित होता है। जड़ें प्रायः पौधों के जमीन में जमाए रखती हैं, परंतु कुछ जड़ें भोजन संचय तथा कुछ वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करने हेतु विभिन्न प्रकार के रूपांतरित होती हैं, लेकिन उनका विकास सामान्य भागों से होता है। जैसे आप जानते होंगे कि कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रक्रिया होता है, जड़ों में जब हम पानी डालते हैं और आप सूर्य से उनको प्रकाश मिलता है तो उससे मिलकर जो उनके भोजन बनते हैं और जड़ों से ही वो वातावरण में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं, समरूपता तथा समरूपी अंग, यानी कि एनालॉजी एंड एनालॉजियस ऑर्गन्स। वे अंग जो एक जैसे दिखते हैं या एक समान कार्य के लिए उपायोजित होते हैं, किंतु अपनी मूल रचना व भ्रूणी परिवर्धन में अलग होते हैं, उन्हें समरूप अंग या एनालॉजियस ऑर्गन्स कहते हैं। और इस प्रकार की समानता समरूपता कहलाती है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कीटों तथा पक्षियों जैसे टेरोटेक्टाइल, ड्रैगन फ्लाई, चील एवं चमगादड़ आदि में उनके उड़ने हेतु पंख होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था ना, चील और कीटों के उड़ने के लिए पंख होते हैं, यानी कार्य तो अलग होते हैं पर करते दोनों सेम कार्य। वही चीज़ में वही वाला एग्जांपल था यहाँ पे, तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला, क्या है हमारा नेक्स्ट। तो ये एग्जांपल्स मैंने ये चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख वाले दे दिए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, समजातता तथा समरूपता में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हीमोलॉजी एंड एनोलॉजी। तो हीमोलॉजी और एनोलॉजी में क्या डिफरेंस हम देख लेते हैं। एक जैसे डिफरेंस क्या देखना है, डिफरेंस यही देख लो ना, दोनों में मेन डिफरेंस तो यही है कि दोनों के अंग तो एक हेमोलॉजी जो होते हैं, हेमोलॉजी में जीवों के शरीर के वे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में तो समान होते हैं पर कार्य में डिफरेंस होते हैं। और दूसरी आप ये देख लो कि दोनों की संरचनाएं समान होती हैं पर असमान होती हैं, पर उनके कार्य जो होते हैं वो समान होते हैं। एक जैसे मूलभूत संरचनाओं वाले अंग समजात अंग कहलाते हैं, एक जैसे दिखाई देने वाले अंग समरूपी अंग कहलाते हैं। यही तो है और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो हम अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। संयोजक कड़ियों से प्राप्त परमाणु। संयोजक कड़ियों से प्राप्त परमाणु क्या होता है? संयोजक कड़ियों से प्राप्त परमाणु, अब इसको हम देख लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण करने पर कुछ जीव ऐसे भी मिलते हैं जिनके कुछ लक्षण एक वर्ग के तथा शेष कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के समान होता है, जो कि जीव जातियों के दोनों वर्गों के बीच कड़ी का कार्य करती है। इस सेतु को जीव जगत का संयोजक कड़ियाँ कहते हैं। जंतु जैसे फुसफुस मछली है ना, फुसफुस मछली तथा उभयचरों के माध्यम से संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म को इस सरीसृप तथा पक्षी वर्गों के माध्यम से संयोजक कड़ी सैमोरिया को उभयचरों तथा सरीसृप वर्गों, सरीसृप मतलब सांपों के वर्ग के माध्यम से संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता है। कुछ संयोजी जीवों के उदाहरण निम्न रूप से बताया गया है। विषाणु, जैसे कि विषाणु एग्जाम्पल में विषाणु को सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु
चित्र नंबर 1 प्रदर्शित किया गया है। जैसे देखते हैं हमारे में बहुत सारी बीमारियां होती जो वायरस के कारण फैलती है। अभी कोरोना वायरस ही इतना ज़ोर शोर से फैला है और ये सजीवों में पाए गए। निर्जीवों में भी हम अक्सर बोलते हैं ना कि मोबाइल में बहुत वायरस है, हैंग कर रहा है। तो ये निर्जीव मोबाइल हमारा क्या निर्जीव है? सजीव थोड़ी है। मोबाइल थोड़ी सांस ले रहा है, मोबाइल थोड़ी खाना खा रहा है, मोबाइल थोड़ी गति कर रहा है। उसको तो हम करवा रहे हैं ना, जो भी करवा रहे हैं, जो हमारी MB खा रहा है भोजन के रूप में, उसे तो हम करवा रहे हैं ना। स्वयं से तो थोड़ी कुछ कर पा रहा है। तो हो गया ना आपका निर्जीव। और सजीव क्या हो गया? जो स्वयं से अपना कार्य कर रहा हो, वो सजीव हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं, युगलीना। युगलीना में जंतु तथा पौधे दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, अतः युगलीना को पादप एवं जंतुओं के मध्य की कड़ी कहते हैं। इस संघ प्रोटोजोआ यानी फाइलम प्रोटोजोआ का एक कोशिकी प्राणी है। युगलीना याद रखिएगा, अगर कभी आपसे किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि एक कोशिकी जीव का नाम बताइए, तो युगलीना, अमीबा, ये आप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को ही आप याद रखिएगा, युगलीना और अमीबा। प्रोटीरोस्पंजिया प्रोटोजोआ संघ का एक उपनिवेशी जंतु यानी कि कॉलोनियल एनिमल्स है, जिसे प्रोटोजोआ व प्रोफेरा संघ के बीच की कड़ी कहा जाता है। पेरीपेटस का एक ऐसा जंतु है जिसमें दो संघ के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इस जंतुओं में कुछ लक्षण ऐसे एनिलिडा संघ के तो कुछ शेष लक्षण आर्थ्रोपोडा संघ जैसे होते हैं। यही कारण है कि इससे दो संघी क्रमशः एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ के माध्यम का सेतु कहा जाता है। यह जंतु किरमित के समान बेलनाकार होता है, जिसमें इसकी संरचना व आधार आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ओनाइकोफेरा के स्थान पर दिया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के समान ही इसमें नखरयुक्त टांगें, एंटीना तथा श्वसन के लिए वायुनाल पाए जाते हैं। साथ ही इनमें एनिलिडा जंतुओं के समान काइटिन रहित क्यूटिकल तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाओं का पाया जाना ही इस जंतु को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जंतुओं के माध्यम संयोजक कड़ी के रूप में प्रदर्शित करता है। पेरीपेटस को चित्र नंबर 1.6 में दर्शाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये रहा आपका चित्र। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूपिलाइन संघ मोलस्का का जीव है। सन 1952 में इससे प्रथम 10 जीवित स्पेसिमेन के कोस्ट रेशिया के पैसिफिक कोस्ट से 3,500 मीटर की गहराई से पकड़े गए थे। इसमें भी पेरीपेटस के समान दो संघ के लक्षण पाए जाते हैं, अतः इस जीव में एनिलिडा व मोलस्का दोनों संघ के लक्षण पाए जाते हैं। नियोपिलाइना को चित्र नंबर 1.7 में प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ है आपका। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नियोपिलाइना के लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नियोपिलाइना के लक्षण में पोलिपकीट एनिलिडा के भांति इनके अंडों में स्पाइरल विदलन यानी स्पाइरल क्लेवेज पाया जाता है। नंबर 2 है, इसमें 5 से 6 जोड़ी क्लोम पाया जाता है। नंबर 3 है, इसमें 6 जोड़ी नेफेडिया पाया जाता है। नंबर 4 है, इसी प्रकार इसमें दो जोड़ी ऑरिकल का पाया जाना मेटोमेरिक संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। नंबर 5 है, एर जोड़ी रिट्रैक्टर पेशियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, न्यूपोलाइना में मोलस्का के लक्षण। न्यूपोलाइना में मोलस्का के लक्षण निम्नवरित हैं। नंबर 1, इसमें मोलस्का के समान कवच यानी शेल तथा मेटल पाया जाता है। नंबर 2 है, इनका शरीर कोमल तथा आकार में चिपटे होते हैं। बालानोगासस या हेमिकार्डेटा संघ उपसंघ का जीव है, जो कशेरुकी एवं अकशेरुकी दोनों समूहों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसमें कृमि रूप यानी शरीर, हृदय तथा आद्र का ठोस नर्व कोड अकशेरुकी लक्षण एवं कार्डेट लक्षणों के
रूप में अल्प विकसित नोडोकार्ड एवं सीलोम के रूप में पाए जाते हैं। आर्कीयुप्टेरिस। आर्कीयुप्टेरिस एक विलुप्त पक्षी है जिसको सरीसृप व पक्षियों, सरीसृप मतलब सांपों और पक्षियों, पक्षी मतलब वही परिंदे जिसे आप बोलते हो, पक्षियों के मध्य के संयोजक कड़ी कहा जाता है। रेप्टाइल के समान ही आर्कीयुप्टेरिस के जबड़ों में भी दांत थे। इसी प्रकार इसमें अग्रपादों में नखर थे, और नखर मतलब वही खुर जो आप बोलते हो, और इसकी पूंछ थोड़ी लंबी थी। सामान्य पक्षियों के समान ही इसके शरीर पर भी पिच्छू का बाह, कंकाल तथा पंख पाए जाते थे। आर्कीयुप्टेरिस का चित्र 1.8 में प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका, सॉरी, ये है आपका, थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर ये लेते हैं, ये है आपका चित्र। ठीक है, अब हमारा जो इस टॉपिक का लास्ट एकिडना, ये अस्थनि वर्म में प्रोटोथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। इसमें रेप्टिलिया के समान कोलाइका पाया जाता है तथा यह खोलयुक्त अंडे देता है। यह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अतः इसमें सरीसृप यानी सांपों एवं स्तनधारियों दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाई हूँ अभी। तो हमारा जो आज का वीडियो था वो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूला करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, आप कमेंट्स करो तभी तो मुझे समझ आएगा ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और ईजी से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करिए और लाइक किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के प्राप्त प्रमाण। पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के पर्याप्त प्रायः कुछ ऐसे गुण या लक्षणों से है जो किसी भी प्राणी या जीव में अचानक विकसित हो जाता है, जो बहुत पहले इन जीवों के पूर्वजों में पाए जाते हैं। प्रत्यावर्तन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। उदाहरण में नंबर 1 क्या है? प्रायः कुछ मनुष्य के शिशु में वक्ष एवं पेट दोनों स्थानों पर चुच्चुक पाए जाते हैं, जो संख्या में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। नंबर 2 है कुछ मानव शिशुओं में उनके आदि पूर्वजों में पाए जाने वाले क्लोम दरारों के अवशेष के रूप में कान के पीछे एक छेद पाया जाता है, जो सर्वाइकला फिस्टोला कहलाता है। नंबर 3 है मानव पूर्वजों के पूर्वतः मांसाहारी होने के कारण इन दांतें विकसित होते हैं। इसी पूर्वजता का प्रमाण कुछ मानव शिशु में बढ़े हुए नुकीले दांतों के रूप में मिलते हैं। नंबर 4 है कुछ मानव शरीर
में घने तथा लंबे बालों में पाया जाना मानव एवं बंदरों के संबंध एवं उनके पूर्वजों के प्रमाण को दर्शाता है। नंबर 5 है मानव शिशु में पूंछ की अवशेष भी उनकी पूर्वजता का प्रमाण है। मानव शिशु की पूंछ अभी आप देख रहे होगे ना, हमें थोड़ी दिखाई देती है पूंछ, लेकिन जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो हमें हल्का सा दिखाई देती है। और तो और हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जो हम 26 काउंट करते हैं तो जो लास्ट वाली उसी तो हम अभी पूंछ वाला रूप ही मानते हैं ना कि वहीं पे समाप्त हो रही। जीवों में अवशेष अंगों से प्राप्त प्रमाण। जीव जंतुओं या प्राणियों के शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, फिर भी इनकी उत्पत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आ रही है। इस प्रकार के अंग अवशेष अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। अवशेष अंग के निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मनुष्य का अवशेष अंग। नंबर 2 अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग। नंबर 3 पादपों में अवशेषी अंग। मनुष्य में अवशेषी अंग। मनुष्य में अवशेषी अंग निम्नलिखित बताया गया है। त्वचा नंबर 1 त्वचा का बाल। बंदर, भालू, घोड़ा, चूहा जैसे जानवरों के शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं जो उनको तापमान से नियंत्रित में सहायता प्रदान करते हैं। मनुष्य में इसका कोई भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, फिर भी उनके त्वचा में पर बाल पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों में कम पाए जाते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। अक्ल दांत, जिसे हम अक्ल दांत बोलते, टूथ बोलते हैं ना, अक्ल दांत। अच्छा, हम इसे अक्ल दांत क्यों बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं ना कि अभी तुम्हारे अक्ल दत्ता नहीं निकला ना, इसलिए तुम्हारे पास अकल नहीं है। तो हम अक्ल दांत इसलिए नहीं बोलते कि उसके निकलने से हम अक्लमंद हो जाते हैं। अक्लमंद मतलब होता है उसके निकलने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं, बल्कि उसे अक्ल दांत इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि जब हम बुद्धिमान हो जाते हैं तब जाके वो हमें निकलता है, इसलिए उसे हम अक्ल दांत बोलते हैं। उसका और कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उसके निकलने से हम अक्लमंद हो जाते हैं। अक्लमंद मतलब बुद्धिमान हो जाते हैं। मनुष्य के तीसरा मोलर दंत यानी प्राइमेट स्तनियों में सामान्य होता है। इसमें अक्ल दांत सामान्य रूप से 17 वर्ष के बाद की आयु में निकलता है। मैंने बताया था ना, जब हम अक्लमंद हो जाते हैं यानी जब हम बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान हम कब होते हैं? हम 15, 17, 16 के एज में हम हमारे अंदर अपने आप में अपने जो समाज के अगल बगल के लोग हैं उनको समझने की क्षमता हमें आ जाती है, अपनी अच्छे बुरे की पहचान आ जाती है। तो वही हमारे अक्ले दांत वही हमारे जो बुद्धिमानी का जो हमारा होता है, क्या बोलेंगे उसको, मतलब स्टेज जो होता है वही होता है। तो इसलिए उस टाइम पे दांत निकलने वाले को हम अक्ले दांत बोलते हैं। तो 17 वर्ष के बाद ही निकलती है, परंतु ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी मनुष्य के अक्ले दांत निकले। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे नहीं निकले हैं, अभी मेरे नहीं निकले हैं, तो ज़रूरी नहीं है। जबकि मेरी एज तो 17 तो है नहीं, तो अभी मेरे भी नहीं निकले, तो ज़रूरी नहीं वो सबके निकले, बस निकलते हैं 17 वर्ष के बाद से लेके आप उसके बाद कोई एज की लिमिट नहीं है, वो कभी भी निकल सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सभी मनुष्य में अक्ल दांत निकले, अर्थात यह कुछ मनुष्य में निकलता है तथा कुछ में नहीं। अनुकूलन के कारण से इस अंग का मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं है, इससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। मैंने अभी बताया ना, ऐसा नहीं कि अक्ल दत्ता निकलने से, ऐसा नहीं है कि उसके निकलने से हमें हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों में निकलता है, कुछ लोगों में नहीं निकलता है। मेरे में नहीं निकला है तो क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है? मेरे ख्याल से मेरे पास है बुद्धि, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जब भी तो यहाँ हूँ, नहीं होती तो यहाँ थोड़ी होती, तब तो मैं आगरा के पागल खाने में होती। अनुकूलन के कारण इस अंग का मनुष्य के लिए कोई महत्व नहीं है, ये तो आपको पता चल गया। अक्ल दांत चित्र नंबर 1.10 में दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। आपको मार्क कर करके आपको दिखाया गया है एक एक चीज़, ताकि आपको क्लियर से समझ में आए। कल आप ये ना बोलो कि मैम वहाँ आप कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था। आपको एक एक चीज़ इसीलिए बताई जा रही है ताकि आपको क्लियर होता रहे, बाद में आपकी कोई शिकायत ना रह जाए हमसे कि मैम नहीं समझ में आ रहा था। और जहाँ नहीं समझ में आया ना, आप बेझिझक बोलो नहीं समझ में आया ये चीज़, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम हैं किस लिए? इसीलिए तो बैठे हैं ना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके
डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो जहाँ आपको लगे कि हमारे डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, आप बेझिझक बोलो कि हमारे डाउट्स यहाँ नहीं क्लियर हो रहे हैं, आप फिर से बताइए हमें, ठीक है। आप हमारी फैमिली हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हम ना सॉल्व करें तो कौन सॉल्व करेगा। तो जैसे आप दीदी को बोलते हो, बड़ी दीदी होंगी घर में, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी है दीदी समझ लेना आप लोग सभी लोग मुझे। तो दीदी लोग को जैसे आप बोलते हो ना, दीदी ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी स्कूल टीचर को आप बोलते हो, मैम नहीं समझ में आ रहा, आप फिर से रिपीट करके मुझे बताओ। तो इसी तरह से आप मेरे से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे बोलो। लेकिन बोलने की भी एक जो होती है ना, एक हम बचपन में पढ़ते थे, बात करने का भी सलीका चाहिए, गुफ्तगू का भी तरीका चाहिए। तो बोलने की एक लिमिट्स होती है। अब तुम तड़ाप करके आप बोलोगे कि तेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो ये गलत बात हो जाएगी। आप थोड़ी सी तमीज़ में रह के आप मुझसे बोलो, बार बार बोलो एक चीज़ को। पूंछ कशेरुकियाँ मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती, परंतु इनके पूर्वजों में यह पाई जाती थी। पूंछ न होने के कारण भी यहाँ कशेरुकी दंड खत्म होता है। वहाँ पर अर्ध विकसित पूंछ कशेरुकियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक साथ जुड़कर कॉक्सिक्स बनाते हैं। मनुष्य में पूंछ को चित्र नंबर 1.11 में दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ इस बेबी में देख सकते हो। यहाँ पर आप बिल्कुल पर आप देख सकते हो बेबी में ये, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है निपेशक पटल। निपेशक पटल आँखों के भीतरी किनारे पर अर्ध चंद्राकार लाल रंग का पतली झिल्ली है, जिसे जिसे लिप्का सेमिलोनेरिस कहते हैं। यह के रूप में होता है। यह मुख्यतः पक्षियों, मेढक, बिल्ली की आँखों में पाई जाती हैं, परंतु मानव नेत्र में इसका कोई महत्व नहीं है। निमेशक पटल को चित्र नंबर 1.12 में दिखाया गया है, जैसा कि आप इस वाले चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ पे जो ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कृमि रूप परिशेषिका। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के जंतुओं में सेलुलोज के पाचन हेतु सीकम पाया जाता है, जो मुख्य रूप से शाकाहारी स्तनधारियों जैसे गाय, भैंस, बंदर, खरगोश आदि में होता है, परंतु मनुष्य सर्वाहारी होने के कारण इनमें भोजन में सेलुलोज की मात्रा कम होने लगी तथा सीकम में उपयोगिता न होने के कारण वह निष्क्रिय हो गया, जैसे चित्र नंबर 1.13 में आप देख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग। अन्य जंतुओं में पाए जाने वाले अवशेषी अंग निम्नवरित बताया गया है। अवशेषी पंख। पक्षियों में पंख उनके उड़ने में सहायता करते हैं। कुछ पक्षियों का शरीर वजन में हल्का तथा कुछ भारी होता है, अर्थात जिन पक्षियों का शरीर हल्का होता है वह आसानी से उड़ जाते हैं, परंतु कुछ पक्षियों का शरीर वजन अधिक होता है तो उन्हें उड़ने के बजाय दौड़ने की आदत बना ली है, जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी आदि। शुतुरमुर्ग में अवशेषी पंख को चित्र नंबर 1.14 में दिखाया गया है। शुतुरमुर्ग को जैसे आप देख रहे हो, ये इसके पैर को आप देख रहे हो, ये उड़ नहीं रहा है, ये दौड़ने का आदी हो चुका है। वेल का पश्चपाद। वेल का पूर्वजों के पाद जैसे संरचना होने के कारण वर्तमान समय में उनमें पश्चपाद के अवशेष पाए जाते हैं। वेल में अवशेषी अंशमेखला को चित्र नंबर 1.15 में दिखाया गया है। वेल के पूर्वजों में कण परलव क्रियाहीन होकर मात्र अवशेषों के रूप में ही रह गए हैं। इसका कारण ये है कि इसका बाह्य कण हवा में ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है, परंतु जल में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब हम अपना नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट देखते हैं। घोड़ों के पैरों में
घोड़ों के पैरों में स्प्लेंड अस्थियां। घोड़ों के पूर्वजों के पश्चपादों में 3 तथा अग्र में 4 अंगुलियां नख युक्त थीं, जो कि चलने में सहायक थी। चलने पर ये सभी उंगलियां जमीन को छूती थी। उचित तेजी से दौड़ने के लिए पैर में केवल तीसरी उंगलियों का ही अधिक विकास हुआ तथा उनके आगे वाले भाग को खूर बनाया। अन्य उंगलियों का प्रयोग न करने के बराबर होने के कारण वह धीरे धीरे लुप्त हो गई, यानी धीरे धीरे वह खत्म हो गई। इन अस्थियों को अवशेष आज भी घोड़े में पाए जाते हैं। घोड़े के पाद में स्प्लिंट अस्थि को चित्र 1.16 में दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्प्लिंट बोन्स मीन्स हड्डियाँ होती है। सो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको हमारी वीडियो से कोई भी लाभ आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना तो आप बिल्कुल ही ना भूला करिए। मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ। तो अब आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।